सभी सुधी जनों को नमस्कार। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है कि गुणों के वैषम्य से सृष्टि होती है। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण हैं। तीनों में विचलन होता है। जब तीनों समान रूप से अंतर्निहित रहते हैं तो साम्यावस्था होती है। साम्यावस्था प्रलय की अवस्था है। सृष्टि थमी हुई है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही तीनों गुणों में विचलन या विक्षोभ होता है, सृष्टि होने लगती है। काम के कारण विक्षोभ होता है और एक अपने आप को अनेक में रचना चाहता है। एक से दो हो जाते हैं। एक सत्ता अपने आप को दो में प्रकट करती है तो स्त्री और पुरुष दो रूप हो जाते हैं। यह भी विचलन के कारण, गुणों के विक्षोभ के कारण होता है। इसलिए सृष्टि में मूलतः स्त्री तत्व और पुरुष तत्व व्याप्त है और इन दोनों तत्वों से बनी हुई सृष्टि में संसार है। संसार के बारे में साहित्य है। साहित्य में भी संसार का विमर्श होता है। संसार में चूंकि स्त्री भी है, पुरुष भी है, स्त्री तत्व भी है, पुरुष भी है, यिंग भी है और येन भी है। इसलिए साहित्य में स्त्री का विमर्श भी होता है, पुरुष का विमर्श भी होता है। पुराने साहित्य में, संस्कृत साहित्य में पुरुषों का वर्चस्व हम अधिक देखते हैं। पुरुषों के द्वारा लिखा गया वह साहित्य है। उसमें स्त्री को भी पुरुष की दृष्टि से देखा गया है। प्रायः पुरुष के द्वारा स्त्री का विमर्श उसमें बनता है। स्त्री यदि पुरुष के बारे में लिखेगी या स्त्री अपने बारे में लिखेगी तो क्या विमर्श भिन्न होगा? यह प्रश्न आता है। यद्यपि जितने महान काव्य हैं, जितनी महान रचनाएं हैं, उसमें स्त्री के मन के भीतर झांक करके उसकी अंतरंग संसार को भी उकेरा गया है और प्रायः बड़े महाकाव्यों में तो स्त्री चरित्र प्रधान हो गए हैं। पूरी की पूरी वाल्मीकि की रामायण सीता के लिए है। सीता के कारण रामायण है। सीता की वजह से सब कुछ घटित होता है। सीता नहीं है तो रामायण ही कहाँ है? पूरी रामायण सीता की खोज है। पूरा महाभारत द्रौपदी के कारण होता है, द्रौपदी पर टिका हुआ है। एक अकेली द्रौपदी है, वही नचा रही है, ऐसा लगता है। पूरा का पूरा विज्ञान शाकुंतल, शकुंतला की खोज है, शकुंतला के लिए है। उसकी वजह से शाकुंतल होता है। नाम भी तो शाकुंतल ही है। अभिज्ञान उसमें शकुंतला का किया जाना है, इसलिए शाकुंतल है। पुरुषों के द्वारा लिखी गई रचनाएं वस्तुतः स्त्री प्रधान रचनाएं हो गई हैं और स्त्रियों के विषय में ऐसा लगता है कि स्त्री के लिए चिंता, स्त्री की खोज, स्त्री को जानने की कोशिश, छटपटाहट, इससे ही वे रचनाएं उपजी हैं। इसका उलट हो सकता है। स्त्री उठ कर के कहे कि जितना मेरे बारे में लिखा गया है वह मेरे अनुभवों से भिन्न है, तो स्त्री विमर्श बन सकता है। आधुनिक साहित्य में अनेक नए विमर्श आरंभ हुए। सबाल्टर्न डिस्कोर्स होने लगा। दलित विमर्श हुआ। दलित विमर्श के बारे में जैसा माना जाता है कि वह दलित रचनाकारों के द्वारा जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, उपेक्षित वंचित समाज है, उसमें से ही उपजे, उसमें पैदा हुए रचनाकारों के द्वारा उसके बारे में लिखा गया साहित्य है, पर उनके लिए नहीं है। वह संबोधित तो वर्चस्वशाली समाज को है। जो दलित नहीं है उनको बताने के लिए है। इसी तरह से महिलाओं के द्वारा जो साहित्य लिखा जा रहा है उसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि पुरुषों को बताने के लिए है कि उनको समझना चाहिए।
कि स्त्री क्या कहना चाहती है। स्त्रियां भी उनको पढ़ेंगी ही, पढ़ती ही हैं। और जैसा मैं कहता आया हूं कि बहुत ही अच्छी रचनाकार, साहित्यकार हमारे साहित्य में, विशेष रूप से हिंदी साहित्य में थोड़ा बहुत जो आधुनिक पढ़ता हूँ उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी रचनाकार और साहित्यकार उसमें उभर रही हैं और बड़े साहित्यकारों को जन्म दिया है। जो महिला जो महिलाएं हैं आधुनिक साहित्य की धारा ने। बंगला के उपन्यासकारों में आशापूर्णा देवी है, महाश्वेता देवी हैं, संस्कृत में क्षमा देवी राव हैं, बड़ी कवि हैं। और भी हर भाषा के साहित्य में बड़ी प्रतिभाशाली हस्तियां महिला समाज से आईं। और नए जो कवि हैं महिलाओं के बीच में, उनकी रचनाएं बहुत ही पठनीय होती हैं, प्रभावित करती हैं। उन्हीं में से एक नाम नीलेश रघुवंशी का है। नीलेश रघुवंशी का नया कविता संग्रह आया है, 2023 में राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित हुआ है। एक चीज कम, यह इसका शीर्षक है। नीलेश रघुवंशी जानी मानी कवि और कथाकार हैं हिंदी की, और कम से कम 3 दशक की उनकी साहित्य यात्रा है। अनेक पड़ाव उन्होंने इसमें पार किए हैं। 1997 में घर निकासी नाम से उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद 2004 में पानी का स्वाद, 2008 में अंतिम पंक्ति में, और 2016 में चुनी हुई कविताओं का उनका संकलन कवि ने कहा। उसके पश्चात 2017 में खिड़की खुलने के बाद इतने कविता संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं, 5 कविता संग्रह, और यह छठा एक चीज कम नाम से उनका कविता संग्रह मेरे सामने है। 2012 में उनका उपन्यास छपा था जो बहुचर्चित हुआ, एक कस्बे के नोट्स। उस पर मैंने चर्चा की है अपने इसी चैनल पर। हिंदी के बहुचर्चित उपन्यासों में वह माना जाता है, और अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ है। शहर से 10 किलोमीटर 2022 में नया उनका उपन्यास छपा है जो काफी चर्चा में इन दिनों रहा है। और बच्चों के लिए नाटक नीलेश ने लिखे हैं, टेली फिल्मों के लिए पटकथा लेखन उन्होंने किया है। बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं। संभावनाशील वे कथाकार और कवि हैं हमारे समय की, और हमारे समय के स्पंदनों को, धड़कनों को वे जिस प्रकार से अपनी भाषा में दर्ज करती हैं, अंकित करती हैं, उनका अंदाजे बयां और है। और खास यही बात है जो स्त्री कवि लिख रही हैं, महिला रचनाकार जो कथाएं और कविताएं लिख रही हैं, कि उनकी जो बयान की शैली है वह भिन्न हो जाती है। और यह एक तरह की छटपटाहट भी उनमें दिखाई पड़ती है कि जो अनुभवों की विलक्षणता है उसको किस भाषा में वे बयान करें। जो भाषा पुरुषों के द्वारा बनाई हुई है, पुरुषों की दी हुई, उसमें वे अपनी भाषा खोजने की चेष्टा करती हैं। ये जो नया कविता संग्रह है नीलेश रघुवंशी का, इसमें संसार में जो चीजें कम होती जा रही हैं उनकी चिंता वे प्रकट करती हैं। कौन सी चीज है जो इस कायनात से दूर होती जा रही है, वे सवाल उठाती हैं, जो कि हो कम से कमतर होती जा रही है। और तुक खोजना वे चाहती हैं सबके बीच में। एक कहावत है कि तुक में कर देंगे, तो ये तो तुक में करने की चिंता है। और जो चीजें कम होती जा रही हैं उनको सहेजने की चिंता, यह उनकी कविता में प्रकट होती है। उन लोगों के बारे में नीलेश रघुवंशी लिखती हैं जिनकी जिनकी जिंदगी से हर दिन कोई न कोई चीज कम होती जाती है। कम होती हुई चीजों के संसार में वे जिस प्रकार से रह रहे हैं, उनके बारे में
नीलेश रघुवंशी लिखती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से वे दृश्य प्रसंग उठाती हैं और उनके अनुभवों को अपनी भाषा में व्यक्त करती हैं। उनकी देखने की जो दृष्टि है इन प्रसंगों को, चीजों को, वह भिन्न है। इसलिए भाषा और शैली और बयान भिन्न उनके हो सकते हैं। नीलेश रघुवंशी एक भावलोक बनाती हैं आसपास की चीजों को देखते हुए और उससे वे समकालीन सभ्यता का एक विमर्श भी करती हैं। उनकी कविता में नंगे पांव बचपन में जिन गलियों में घूमा था वे गलियां आती हैं। एक दिन जहां वे लौटना चाहती हैं वह संसार उनकी कविता में प्रकट होता है और अपनी सहेलियों के बारे में वे लिखती हैं जो छूट गई हैं। वे कहाँ होंगी इस समय, उनके खटमिट्ठे अनुभवों को दर्ज करती हैं। अद्वितीय कहीं कहीं वे इसमें हो जाती हैं क्योंकि जो अंतरंग संसार है कैशोर्य का स्त्री जीवन में, वह इनमें चित्रित होता है। जहाँ रोने को चिढ़ाकर भगा दिया जाता है, जहाँ झुंड बनाकर बारिश को देखा जाता है, अचानक कोई लड़की किसी को जहाँ धक्का दे देती है और सब एक दूसरे पर झूमती हैं, पानी में तरबतर होती हैं। इसी में स्मृतियों के बिंब बहुत खूबसूरती से उभरते हैं और धरती के प्रति जो अनुराग है, जीवन के प्रति जो अनुराग है, उसकी कविता भी खूबसूरती से रची जाती है। बेर और लुब्धो खाती थीं, सूखे में नाव चलाती थीं, पतंग उड़ाती थीं, मंजे से उंगली कट जाने पर सारा दिन सी करती थीं, चपेटे खेलती थीं, अष्टाचंगा खेलते कोई दांव नहीं खेलती थीं, दो की जगह सात में अट जाती थी, दो की जगह में सात अट जाती थीं, ये सात सहेलियां कहाँ होंगी अब। यह जो लंबी कविता है कुछ सहेलियों पर लिखी हुई उनकी, उसमें वह कहती हैं, एक चीज कम उनकी मार्मिक कविता है। मध्यवर्गीय जो संसार है उसकी चिंताओं के ताने बाने, उसकी जिजीविषा, उसके स्वप्न और स्वाभिमान, उसको कहती हैं नीलेश रघुवंशी इसमें। हमारे पास मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और घर भी है, लैपटॉप और एक घर भी है जिसे हम इतने हुनर से सुसज्जित करते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे का घर कहीं से न लगे। हम वह हैं जो साड़ियों को पर्दा बनाने में अपनी पूरी कलाकारी झोंक देते हैं। इतना उधार है जीवन में कि उधार उधार जैसा लगता ही नहीं। आगे वे कहती हैं इसी कविता के आखिरी प्रघट्टक में, अब और क्या बताएं, यह समझिए हर दिन थाली से एक चीज कम होती जाती है। कहते उसकी आवाज थरथराई नहीं, कांपी भी नहीं, बल्कि ऐसी हो गई जैसे गूंगे को हो बोलने की आजादी है। गूंगे के बोलने की जो आजादी है उसकी कविता जब बनती है तो इस तरह के बयान से अच्छी कविता बन सकती है, बनती है। और ये बेबाक शैली जिसमें कि साक्ष्य के साथ में तटस्थ होकर के चीजों को देखा जाता है और बयान किया जाता है, उसकी शैली नीलेश रघुवंशी में बनती है। और एक निर्लिप्तता के साथ भी वे कहती हैं, लेकिन वेदना उसके पीछे बहुत गहरी रहती है। यह जो अंदाजे बयां उन्होंने अपना इजाद किया है उसमें एक निर्लिप्त होने का भाव शैली में आ जाता है, लेकिन वेदना और भावाकुलता यदि है भी तो उसको झेल लिया गया है, उसके पार पहुंच कर के वे कहती हैं। तो झेलने के बाद एक संयत अभिव्यक्ति जो हो सकती है, उसकी कविताएं नीलेश रघुवंशी
रचती हैं। आधी जगह उनकी कविता है, जब भी पेड़ को देखती हूँ, आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। अंतिम इसकी पंक्तियां हैं, आधे चांद से जल से भरे आधे लोटे से कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। यह जो कथन भंगिमाएं हैं नीलेश रघुवंशी की, वे अनुभवों की विलक्षणता को व्यक्त करने के लिए जो भाषा वे खोजती हैं उससे उपजी हैं, जिसमें वे कह सकती हैं कि स्वाद आया था कि नमक छूट गया, जिसमें वे किसी बस के पीछे लिखे हुए एक वाक्य से कविता रचती हैं। 1 मिनट बच्चे उतर रहे हैं, बस के पीछे लिखी हुई इस पंक्ति से कविता जो लिखी गई है, 1 मिनट बच्चे उतर रहे हैं, नवलखा चौराहे पर बस के पीछे लिखी पंक्ति से उम्मीद में झांक रहे हैं बच्चे। इस पूरी कविता में जिस तरह से पहचान की गई है, स्कूल की बसें जिन रास्तों से गुजरती हैं, उन रास्तों में जो तब्दीलियां हो गई हैं, पैदल चलते हुए लोग किस तरह से भयभीत दम साधे खड़े हो जाते हैं, और फुटपाथ पर दुपहिया वाहन जब चढ़ जाते हैं, कट मारते हुए गाड़ी को तिरछा करते हुए, सक्रिय जगह में चीत्कार पैदा करते हुए स्टाक से निकल जाते हैं, और पैदल चलता आदमी फुटपाथ में धंसता है, मारे डर के रेलिंग पर खड़े हो जाना चाहता है, पर रेलिंग के नीचे खाई है जो कभी नदी थी। ये जो सारी तब्दीलियां आधुनिक सभ्यता का विमर्श करते हुए नीलेश रघुवंशी का कवि देखता है, उनको ताकता है, उनको बयान करता है, और अंत में सारे इस अंदाजे बयां को, इस वर्णन को जो परिप्रेक्ष्य दिया गया है अंतिम पंक्ति में, जिसमें वो कहती हैं कि पेड़ अगर आज होते तो बस पर यह पंक्ति न लिखी होती, 1 मिनट बच्चे उतर रहे हैं। स्कूल जाते हुए बच्चों पर अच्छी कविताएं लिखी गई हैं, हिंदी में, उर्दू में। कुछ निदा फाजली की कविता है और राजेश जोशी की भी कविता है, पर यह कविता उनसे अलग होते हुए भी उनके पास पहुंचती है, क्योंकि बचपन की चिंता, बचपन को बचाए रखने की चिंता, बहुत कुछ बचाए रखने की चिंता, बहुत कुछ चीजते जाने की, नष्ट होते जाने की जो चिंता है, वह नीलेश की इन कविताओं में हम देखते हैं। नीलेश रघुवंशी बाहर के संसार को देखते हुए भीतर झांकती हैं, भीतर से फिर बाहर आती हैं। झरना शीर्षक उनकी कविता है। बाहर की दुनिया, प्रकृति, निसर्ग, उसके उसकी छवियों को भी वे समेटती हैं, तो भीतर की दुनिया में भी वे झांकती हैं। इस कविता में वे कहती हैं, पीले पत्ते झरते हैं तो झरती हूँ भीतर ही भीतर, झरना नष्ट होना नहीं है। पेड़ ने चुपके से कहा कान में, जो झरते हैं वही तो उगते हैं, जो कटते हैं वही तो बोलते हैं। हमारे समय की जो उलझने हैं, गुत्थियां हैं, उनको सुलझाने की उधेड़-बुन है, प्रश्नाकुलता है। नीलेश रघुवंशी की कविता में गूगल पर रास्ता इस शीर्षक से कविता उनकी है, जिसमें वो कहती हैं, मैं अपने ही देश में देश को खोजती फिरती हूँ, जगह जगह रुकती हूँ, रास्ता भटकती हूँ, फिर पूछती हूँ, उलझती हूँ फिर। कोमल मन स्त्री का आसपास के दृश्यों को देखते हुए कुछ अलग तरह की सोच प्रकट करता है। नागरिक मन के नागरिक मन की कविताएं यद्यपि उनकी हैं, पर उनमें प्रश्न उठता है उसी मन से, क्या सड़कें भी दर्द से कराहती हैं, जब सड़क पर अर्थी लिए चलते हैं लोग, झूमते बारातियों के संग
संग क्या झूमती हैं सड़कें भी। आदमी की हर यात्रा शुरू होती है सड़क से। गोल घुमावदार रास्ते, सावधान आगे अंधा मोड़ है, कहती हैं सड़कें हमारे जीवन की कहानी। बहुत मामूली चीजों को जहां तहां पड़ी देखकर, गहरे अंतर विरोधों की पड़ताल उनके द्वारा, समाज के अंतर विरोधों की पड़ताल नीलेश रघुवंशी की कविता करती है। चप्पल पर कविता उनकी है। चप्पल शीर्षक कविता है। सड़क पर छूटी गई चप्पल पर और भी कविताएं लिखी गई हैं, अच्छी कविताएं लिखी गई हैं, पर नीलेश रघुवंशी सवाल उठाती हैं। जाने क्यों महंगी चप्पलें गिरती नहीं कभी सड़क पर, वे छूटती भी नहीं हैं और किसी दूसरे के पांव में आती भी नहीं आसानी से। सस्ती चप्पलें सस्तेपन को साथ लिए यहाँ वहाँ छूटती हैं और उनका मिलना अशुभ भी नहीं होता। यह जो अंतिम पंक्ति में थोड़ा सा धमाका उनकी कविता में होता है, साहस के साथ किया जाता है। यह कविता में जिस प्रकार की चुनौती और साहस का वर्णन नीलेश रघुवंशी करती हैं, यह उनकी कविता को एक खास तरह की शैली और पहचान भी देता है। ईमानदारी और बेबाक अंदाज उनकी कविता की पहचान है। कहीं कोई बनावट सिंगार नहीं उनकी कविता में है। बेलोस ढंग से वे बात कहती हैं, अपने अनुभवों को भी बयान करती हैं। कैसा बट्ठर हो गया मेरा मन, बारिश आने वाली है और मेरे भीतर कोई ललक पैदा नहीं हो रही, वे कहती हैं। पचमढ़ी में सतपुड़ा के जंगलों में घूमती हुई रास्ते में छूट टूटे पत्थरों पर वे कविता लिखती हैं। बहुत अच्छी कविता वे लिखती हैं, फालतू पत्थरों पर। पचमढ़ी के हांडी खोर रीछगढ़ में दरदरे से जो पत्थर मिलते हैं और उनसे जो आकृतियां झांकती हैं, उन पर अच्छी कविता नीलेश रघुवंशी की है। चिंता उनकी कुल मिलाकर पूरी कविता में यह है कि कहना है मुझे उस तरह जिस तरह कहा नहीं गया अब तक। इसीलिए स्त्रियों के द्वारा लिखी गई कविताएं वो एक अलग तरह की समझ देती हैं, क्योंकि वे उस तरह से कहना चाहती हैं जिस तरह से अभी तक कहा नहीं गया, क्योंकि जो अनुभव किया गया है वह कुछ ऐसा है जो अभी तक अनुभव नहीं किया गया है और उसके लिए भाषा की फिर तलाश करना जरूरी होती है। इसलिए अपनी काव्य प्रक्रिया को वे समझना चाहती हैं, परिभाषित करती हैं, प्रयास करती हैं परिभाषित करने का। कहे हुए को कहने के लिए हंसती हूँ कहन में, कहने को कुछ खास नहीं फिर भी चाहिए एक खास कहन। नीलेश रघुवंशी भाषा की तलाश करती हैं अपनी कविता में और वे अनुभव करती हैं कि मुझे उस ढंग से कहना जिस ढंग से अभी तक कहा नहीं गया है, कहना है मुझे उस तरह जिस तरह कहा नहीं गया अब तक। वे अपनी काव्य रचना प्रक्रिया को परिभाषित करती हैं नए ढंग से इसी कविता में, नए ढंग से शीर्षक इसी कविता में। कहे हुए को कहने के लिए फंसती हूँ कहन में, कहने को कुछ खास नहीं फिर भी चाहिए खास कहन। इस कविता में किस प्रकार से काव्य शास्त्र को समेट लिया गया है, जो कि नई कविता का काव्य शास्त्र हो सकता है। और आचार्य परंपरा भी यही मानती है कि भंगी भणिति यदि है तो अनुभव तो उसमें सिमट करके आएंगे ही। पचमढ़ी में सूर्यास्त बहुत खूबसूरत कविता उनकी है। एक टूरिस्ट की तरह आरंभ में इस कविता में घूमती हैं, लेकिन टूरिस्ट नहीं रह जाती हैं और सारी निसर्ग से एकाकार होती चली जाती हैं। मगरिब की पढ़कर चलेंगे शीर्षक यह कविता है। कुल मिला करके नीलेश रघुवंशी की कविताएं हिंदी कविता की
कुछ अछूती संभावनाओं को खोलती हैं। एक दूसरा कविता संग्रह मेरे सामने है, जो आराधना सिंह, जो अनुराधा सिंह का है। आराधना नाम निकल जाता है भूल से। ईश्वर नहीं नींद चाहिए, अनुराधा सिंह इसकी कवि हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से यह कविता संग्रह छपा है। उसका यह दूसरा संस्करण है इस किताब का, ईश्वर नहीं नींद चाहिए। और यह एक शुभ संकेत है कि नए कवियों के कविता संग्रह दूसरे संस्करणों में प्रकाशित हो रहे हैं। और पहला संग्रह यह उनका है। जीवन के अनुभवों की दीप्ति उनमें मिलती है और घनीभूत संवेदनाएं हैं अनुराधा सिंह की कविताओं में। एक तरह की भाव विह्वलता भी उनकी कविताओं के भीतर सुगबुगाती है और बहुत संवेदनशील मन और के साथ अनुभूतियों का संसार वे रचने का प्रयास करती हैं अनुराधा सिंह अपनी कविता में। अनुराधा सिंह बदलते हुए पर्यावरण के बारे में अपनी चिंताएं प्रकट करती हैं और लिखने से क्या होगा यह प्रश्न उठाती हैं। इसी शीर्षक की अपनी कविता में वे कहती हैं, इंसान के हाथ में उंगलियां नहीं होनी चाहिए, आसमान में आग नहीं, चिड़िया होनी चाहिए। तो यह जो एक आह्वान है कि आसमान में चिड़िया दिखे, आग न दिखे, उसकी विकलता की कविता अनुराधा सिंह की कविता बनती है। वे वाक पटुता का विरोध करती हैं और मनुष्य का बना रहना जो कठिन होता जा रहा है उसकी बात करती हैं। बिंब विधान बहुत जटिल अनेक कविताओं में उनका है। अछूते बिंब उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और नए शब्द गढ़े हैं, चुने हैं। भाषा की खोज वे भी उसी प्रकार से करती हैं, लेकिन अलग तरह से करती हैं। और इतर पर उनकी कविता है जिसमें स्त्री के अनुभव को उसी प्रकार से अद्वितीय अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है, जो कि पहले कभी अक्क महादेवी की कविताओं में, मीरा की कविताओं में करने का प्रयास किया गया। यद्यपि इससे कोई समकक्षता और तुलना नहीं समझा जाना इसे कोई समकक्षता या तुलना नहीं समझा जाना चाहिए। मैं समय के पहिए में लगी सबसे मंथर तीली, जब तक व्यथा की किनकी बाकी रही, किसी के सामने नहीं खोला मन, ठंडा गरम निबाह किया, सुलह की थाली में परोसा, देह का भासी देह का बासी भात, आंख के नमक से छुआ, सब्र के दो घूंट से निगल लिया। यह तो स्त्री की वेदना की कथा है। मुहावरे इसमें अपने ओर से गढ़े गए हैं और एक भिन्न प्रकार की हमारे समय की स्त्री को इसमें आविष्कृत किया गया है, उसका स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसकी छवि गढ़ी गई है। स्वागत है नए साल शीर्षक अनुराधा सिंह की कविता है। तुम्हें वह औरत बनकर तो कभी नहीं मिलूंगी, जो चोट खाने पर रोती, मारने पर मर जाती, छले जाते ही व्यर्थ हो जाती है। शायद मिलूं उस शाख सी, जिसके घाव की जगह ही नई कोपलें उगाती हैं। अखमानोवा की कविताएं याद आती हैं अनुराधा सिंह की कुछ कविताएं पढ़ते हुए। जी ही लूंगी मैं किसी तरह, रो नहीं मेरे लिए, वे अपनी कविता में कहती हैं अखमानोवा। और स्त्री की जिजीविषा, स्त्री का साहस और स्त्री का अपने दम साधने का जो हौसला है, उसकी कविताएं
कुल मिलाकर के ये हैं जो अनुराधा सिंह ने अपने पहले कविता संग्रह में प्रस्तुत की हैं। बाकी तो पुरुष की दृष्टि से देखा जाएगा तो कहीं कहीं चूक दिखाई पड़ सकती है, और भाषा की चूक तो कहीं कहीं है ही। बहुत सारे नए लेखक लेखिकाएं श्राप लिखते हैं, तो शुद्ध शब्द कम से कम समझ लेना चाहिए कि श्राप नहीं होता है, शाप होता है। और क्या दिक्कत है, शाप ज्यादा आसान पड़ता है उच्चारण करने में, और शाप ही देते थे लोग, श्राप नहीं देते थे। लेकिन लोक भाषा में तो सरापना भी हो जाता है, कोई सरापता है तो सरापता रहे, लेकिन शाप दिया जाता है। और इस तरह की चूक होती है। टीवी सीरियल को देख करके लिख दिया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हमसा नहीं था, था पराक्रमी शूरवीर। और तुम बोले और मैं चला, यह कहने वाला बेताल हमें नहीं मिला जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को मिला। तो जहां तक मैं मानता हूं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बेताल की कथा से नहीं जुड़ा हुआ है। जो 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते थे, उनकी कथा बेताल की कथा से जुड़ी हुई है। गुप्तकाल की यह कथा मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन अब टीवी सीरियल में जो बता दिया गया होगा, यदि तो नए युवा रचनाकारों का संसार तो उससे बनेगा। बहुत अच्छी कविता, मार्मिक कविता उनकी, जो एक स्त्री का पुरुष के प्रति संबोधन उनकी कविता बनाती है, उसका नमूना है। ईश्वर नहीं नींद चाहिए, यह स्त्री के लिए नींद की मांग करती हुई कविता यह है। नींद ही वह कीमत है जो उन्होंने प्रेम, परिणय, संतति कुछ भी पाने के एवज में चुकाई। सोने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात, आज साथ भर दुश्वार से पहले, आज साथ भर दुलार से पहले आंख भर नींद चाहिए उन्हें। ये महिलाओं के अनुभवों पर कुछ अलग तरह के बयान के साथ कविता अनुराधा सिंह की लेखनी से आती है। तब इस तरह के अनुभवों में, स्त्री कवि के अनुभवों में, एक अर्थ में तो दलित सवर्ण सब भेद मिट जाते हैं। स्त्री होने का अनुभव रहता है। प्रेम का समाजवाद कविता है, जिसमें अनुराधा सिंह कहती हैं, दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। सवर्ण लड़कियां प्रेम करके छोड़ दी गईं। भीतर से इस तरह दलित थीं कि प्रेम भी कर रही थीं गृहस्थी बसाने के लिए। वे सब लड़कियां थीं, छोड़ दी गईं। इसी श्रृंखला में माँ को लेकर लिखी हुई कविता है अनुराधा सिंह की, और बहुत गहरी वेदना को भीतर दबाकर और निर्मम होकर लिखी गई कविता यह है। वेदना तो अथाह इसके पीछे कहीं न कहीं है। और किस तरह से निर्मम होकर के कवि फिर यहाँ कह देता है, मैंने कल ही जाना है कि मैंने कल ही जाना है कि हमेशा नहीं रहोगी मेरे साथ। सबकी माएँ मर जाती हैं एक दिन। बेतरतीब हो गई हैं तुम्हारी मांसपेशियां और याददाश्त। शायद हड्डियां घिसने से कुछ और छोटी हो गई हो। बाल भी कहीं हल्के कहीं थोड़े कम हल्के हैं। सांस लेती हो तो दूर बैठी भी सुन लेती हूँ घरघराहट। फिर भी जब जाओगी तब मैं रेशा रेशा बिखर जाऊंगी तुम्हारे बिना। इतना तो कहा है, लेकिन फिर बहुत कड़ा करके मन को जिस प्रकार से कवि ने अभिव्यक्त किया है, अभिव्यक्ति दी है अंतिम पंक्ति में, वह इस पूरी कविता को एक
ऊंचाई पर ले जाता है। फिर भी दूसरी दुनिया की देहरी पर तुम्हें अकेला भेज दूंगी मैं, बिल्कुल ही अकेला, रुग्ण, दुर्बल और भ्रांत। ये जो वेदना को भीतर जज्ब करके और अपना अंदाजे बयां बनाने का जज्बा है, इन दोनों कवियों में, नीलेश रघुवंशी और अनुराधा सिंह की कविताओं में, उससे एक अलग भिन्न सौंदर्य शास्त्र बनता है कविता का। और इसमें भाव जगत जो रचा जाता है उसमें कई व्यभिचारी भाव आते जाते हैं, लेकिन निषेध और नकार की कविता यह बनती है जब अनुराधा सिंह कहती हैं कि नहीं रोऊंगी, नहीं गिड़गिड़ाऊंगी, नहीं रेंगूंगी सरीसृप की ढब। ये अच्छी शब्दावली उन्होंने कविता को एक नई अर्थवत्ता देने के लिए अपनी कविता में बुनी है, और इस प्रकार के कई शब्द वे लेकर के आती हैं जो हमारी ही भाषा के शब्द हैं। अब प्रयुक्तत्व दोष उससे नहीं होता। सरीसृप भी हमारी भाषा का शब्द है और ढब भी हमारी भाषा का शब्द है, लेकिन सरीसृप की ढब जो मिला दिया गया है और रेंगने को उसके साथ जो जोड़ा गया है और स्त्री के अनुभव में उसका निषेध किया गया है, उससे कविता की विलक्षणता फिर होती है। और अंत में इस कविता में जो कहने से रह गए, इस शीर्षक कविता में अनुराधा सिंह कहती हैं, लड़ी ही हमेशा, नहीं कहा कभी प्रेम ही ठीक से, तो क्यों कहूंगी अब दुख भला। वृंदावन की विधवाओं पर भी उन्होंने कविता लिखी है, और अपनी जो अभिव्यक्तियां वे खोजती हैं, नहीं रेंगूंगी सरीसृप की ढप, यह कह करके अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति की तलाश वे करती हैं। और अंतिम पंक्ति में जिस प्रकार से वे कहती हैं कि नहीं कब कहा था प्रेम, तो नहीं कहूंगी दुख भी, यह स्त्री के अनुभव की विलक्षणता को प्रकट करता है। अभियोग और उपालंब के भावों से जो कविता की रचना अनुराधा सिंह करती हैं, वह नट रस्सी पर नहीं भरोसे पर चलता है और लेना, इन दो कविताओं में बहुत अच्छी तरह व्यक्त की गई है। और तनाव जो है, नट का रस्सी पर चलने का तनाव और एक स्त्री का तनाव, यह दोनों की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से कविता में की गई है, वह स्त्री के अनुभव को स्वर देने की, भाषा में साधने की जो कोशिश है, उसका अच्छा उदाहरण है। जिन दो कवियों की चर्चा मैंने की है, दोनों ही ऐसे अनछुए प्रसंगों को कविता में उठाती हैं जिन पर आमतौर पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। अनुराधा सिंह ने बेसमेंट पर कविता लिखी है, जो बहुत अच्छी कविता है। और एक बूढ़ा आदमी जो मर गया है, उसकी स्मृतियां इस कविता में जिस तरह से गूंथी गई हैं, और डरो शीर्षक उनकी कविता है, जो सीधे सीधे पुरुष को ही संबोधित है। तो सारा जो स्त्री के अनुभव का अद्वितीय वैशिष्ट्य है, उसको यह बहुत अच्छी तरह से बयान करती है। डरो उस दिन से जब कोई उलाहना बाकी न रहे, डरो जब वह न डरे एक शाम तुम्हारे घर न लौटने से। कुल मिलाकर के स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के अनुभवों के बारे में लिखी गई कविताएं किस प्रकार से साहित्य का एक अलग कोना अपने लिए बनाती हैं, और अपने लिए जगह साहित्य में बनाती हैं, ये हम देखते हैं। इन शब्दों के साथ यह चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।